और देखिए, शुरुआत करेंगे हम इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की हिम्मत को सल्यूट किया है। बोले, पाकिस्तान ने अगर दुस्साहस किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहा, आतंक के विरुद्ध युद्ध अब न्यू नॉर्मल है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर होगी, आदमपुर एयरबेस पर खुली पाकिस्तान के झूठ की पोल किस तरीके से। दुनिया के सामने एयरबेस और वहां पर तैनात S-400 के तबाह होने का दावा किया था पाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षित नजर आया S-400 और आदमपुर एयरबेस। साथ ही तीसरी खबर, भारत के प्रहार पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाक वायुसेना के 5 और सेना के 6 जवानों के मारे जाने की बात कबूली है। घायल सैनिकों से मिलने के लिए पहुंची मरियम नवाज की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। और कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इंजेक्शन के साइड इफेक्ट से इंजीनियर की मौत का आरोप है। पत्नी की शिकायत पर युवक की मौत के 54 दिन बाद रिपोर्ट लिखी गई है। लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान को जलील करने वाली 3 तस्वीरों के साथ। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ही बाल आज नोचने लगेंगे। पहली तस्वीर में आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके ठीक पीछे भारत का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, जिससे पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। पीएम उसी S-400 के सामने सैल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हमारा MiG-29 फाइटर जेट पीएम के साथ खड़ा हुआ है। इसने करगिल की जंग में पाकिस्तान के सैनिकों की हालत खराब कर दी थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री पूरे जोश में दिखाई दिए। और तीसरी तस्वीर, जिसपे अंग्रेजी में लिखा हुआ है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, मतलब ये बताया जा रहा है कि आखिर क्यों दुश्मन के पायलट चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि भारत के वायुवीर उनकी ताक में बैठे हुए हैं। इन तीनों तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला रहे हैं। देखिए, कल पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। ये वही एयरबेस है जिसे पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन पीएम मोदी ने उसी एयरबेस पर पहुंचकर दुनिया को भारतीय जवानों का जोश और पाकिस्तान का झूठ दोनों दिखा दिया। प्रधानमंत्री को अपने साथ देख जवानों का जोश भी हाई था। भारत माता की, भारत माता की। आदमपुर में आज इन नारों की गूंज में भारतीय जवानों के बुलंद हौसलों की तस्वीर दिख रही थी। भारत माता की, भारत माता की। इस जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद जवानों के साथ नारे लगा रहे थे। वंदे, वंदे, वंदे। प्रधानमंत्री ने एयरबेस जाकर उन जवानों और टेक्नीशियन से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी थी। नमस्कार वाले अभिवादन के साथ पीएम मोदी ने अपने अंदाज में जवानों की पीठ भी थपथपाई। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक ही जवानों से मिलने पहुंचे थे। मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। सुबह 7:15 पर वो दिल्ली से पंजाब के आदमपुर के लिए निकले। वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी 1.5 घंटे तक एयरबेस में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास से एयरपोर्ट तक कोई रूट नहीं लगाया गया था, यानी बिना किसी पूर्व सूचना के ही प्रधानमंत्री ने अचानक जवानों से मिलने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 घंटों के भीतर 2 बार पाकिस्तान को ललकारा है, उसे खरी खोटी सुनाई है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों बार प्रधानमंत्री की बातें एक जैसी थी तो आप यहां गलत हैं। कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और आज वो देश के वीर जवानों के बीच पहुंचे। आज पीएम ने सेना की कैप भी पहनी हुई थी। आदमपुर से पीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि कल जो चेतावनी उन्होंने पाकिस्तान को दी थी उसे सार्थक करने के लिए भारत की सेना पूरी तरह तैयार है और देश के प्रधानमंत्री भी। पीएम ने एयरबेस में मौजूद जवानों को उनकी उपलब्धि दी। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप
और आपके साथ ही होंगे। महाराणा प्रताप के वीर घोड़े पर लिखी गई पंक्ति को उन्होंने सैनिकों के नाम समर्पित किया। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। हिंद की सेना की ललकार के आगे पाकिस्तानी फौज कैसे गीदड़ों की तरह बचती रही, इसका उदाहरण भी पीएम ने बताया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। पीएम ने जवानों को उनकी क्षमता का एहसास पाकिस्तान में हुई तबाही के उदाहरण से समझाया। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। प्रधानमंत्री मोदी ने थल, वायु और नौसेना के साथ बीएसएफ के जवानों को भी सैल्यूट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ नए भारत की नई परिभाषा बताई। पीएम ने आतंक से निपटने के लिए देश के 3 सूत्रों को आज फिर से दोहराया। पहला, किसी भी आतंकी हमले का जवाब भारत अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर देगा। दूसरा, भारत अब किसी भी देश की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को सहेगा नहीं और उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। और तीसरा ये कि भारत ने आतंक परस्त सरकार और आतंकियों पर एक जैसा एक्शन करने की ठान ली है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ही लड़ी जाएगी और यही हमारी सरकार का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन पीएम ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए की गई कार्रवाई को न्यू नॉर्मल बताया। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आतंक की लड़ाई के इस न्यू नॉर्मल में ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर की तरह था। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। प्रधानमंत्री ने जवानों को भारत सरकार की नई नीति को धर्म के साथ समझाया। कहा, अधर्म का नाश और धर्म के लिए शस्त्र उठाना ये हमारे धर्म में है। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। शांति प्रिय भारत दुश्मन की गुस्ताखी की सजा कैसे देगा, ये भी सरकार को क्लियर है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आज पीएम का संदेश साफ था, दुश्मन को हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तस्वीर बोल भी रही है और पाकिस्तान को डराने का काम भी कर रही है। आप पूछेंगे क्यों और कैसे? क्योंकि आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ जवानों से मुलाकात नहीं की, बल्कि उनकी तस्वीर में भारत के डिफेंस सिस्टम के वो 2 मजबूत हथियार भी दिखे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। एक था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और दूसरा था पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने वाला MiG-29। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को गौर से देखने पर वहां आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती दिखेगी। S-400 के सामने देश के जवान वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के वक्त भी बैकग्राउंड में वही S-400 दुश्मन को डरा रहा था। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने
अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। ये वही S-400 है जिसने भारत में हुए पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया था। इस S-400 के नाम से भी पाकिस्तानी आर्मी चिढ़ जाती है। पीएम के वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी के घाव कुरेदने के लिए MiG-29 भी खड़ा दिखा। बताया जाता है कि अपग्रेडेड MiG-29 ने ही लाहौर और कराची में दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया था। इस वीडियो में दिख रहे भारतीय सेना का डिफेंस और अटैक दोनों ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इससे पहले पाकिस्तान ने झूठ का पुलिंदा बांधा था। पाकिस्तान की सेना के अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने पंजाब में मौजूद हमारे आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी। पाकिस्तान के झूठ को एक झटके में बेनकाब कर दिया गया। पाकिस्तान ने कहा था कि जी हमने तो भारत के आदमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है, जबकि हकीकत उससे ठीक उलट थी। यहाँ तो हमारे जवान पाकिस्तान को दोबारा उसकी हैसियत याद दिलाने का संकल्प ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस एक दौरे से पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। उसने भारत की तरफ ड्रोन दागते साथ आदमपुर बेस का नाम लेकर उसे ध्वस्त करने का दावा किया था, जिसे अगले ही दिन भारतीय सेना ने खारिज भी किया और आज पीएम ने भी उनके मजे ले लिए। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। भारतीय सेना ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तानी हमले में एक भी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। इन दो तस्वीरों से फर्क साफ है। पाकिस्तान के एयरबेस में जहां तबाही के निशान दिख रहे हैं, तो वहीं भारत के दूसरे सबसे बड़े आदमपुर एयरबेस में खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं। पाकिस्तान की फौज और वहां के मंत्री बहादुर तो हैं, लेकिन उनकी बहादुरी जंग के मैदान में नहीं, सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। क्योंकि ये सभी लोग सोशल मीडिया के बहादुर हैं। सोशल मीडिया के बहादुर वो होते हैं जो खुद कुछ तो कर नहीं पाते, बस बोलने के लिए कह दीजिए। ऐसी बहादुरी वाली बातें आपको बोलेंगे कि आपको लगेगा कि यही असली बाहुबली हैं। इन बहादुरों ने भारत के एयरबेस एयरक्राफ्ट्स को नष्ट करने का दावा किया, लेकिन आज तक एक भी सबूत नहीं दे पाए। सबूत मांगो तो सोशल मीडिया के फर्जी वीडियो सामने लाकर रख देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी सबूत दे भी तो कैसे दे, क्योंकि इनकी बहादुरी तो सोशल मीडिया से शुरू होकर वहीं खत्म हो गई। इन्होंने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का दावा किया, तो आज प्रधानमंत्री ने उस दावे की हवा निकाल दी। इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए। विदेश मीडिया ने उनसे पूछा, आपके पास भारत के फाइटर जेट गिराने के सबूत कहाँ हैं? तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कहते हैं, जिस सबूत सोशल मीडिया पर है। जवाब में विदेशी चैनल ने भी कह दिया, सॉरी, हम यहाँ आपसे सोशल मीडिया कंटेंट के बारे में बात करने नहीं आए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बेशर्म दलील पर उन्हीं के देश के नेता हैरान हो गए थे। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अफसोस की बात तो है, लेकिन जनाब पाकिस्तानी सांसद शायद ये नहीं जानते कि इनके देश की सरकार के पास भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत है ही नहीं, तो देंगे कहां से? अब हम आपको भारत से मिली चोट पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी दिखाते हैं। कबूलनामा जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार ये माना है कि हिंदुस्तान ने उसे और उसकी सेना को भीषण चोट पहुंचाई है। पहली बार उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताई। ये संख्या भले ही झूठी और असल से कम हो, लेकिन उसने कबूला कि भारत ने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। धुआं पाकिस्तान की बर्बादी के ये सबूत सारी दुनिया देख चुकी है।
सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया। हालांकि अब तक अपने घर में भयंकर तबाही से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया है कि हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तान में कितनी भयंकर तबाही हुई है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने पहली बार माना कि हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बड़े पायलट के साथ 5 जवान मारे गए। उसने माना कि उसकी सेना के 6 जवान भी जहन्नुम पहुंच गए और 78 पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं। खास बात यह कि पहले किसी भी तरह की बर्बादी से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने बाकायदा लिस्ट जारी कर उसके सैन्य ठिकानों पर हुए हमले में मारे गए अपने सैनिकों के नाम उजागर किए हैं। लिस्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का अफसर, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीर, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबस्सर मारा गया। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो शहबाज एयरबेस पर हमले में मारा गया। जिस समय भारत ने शहबाज एयरबेस पर हमला किया, उस समय उस्मान और उसके साथी चाइनीज तैयारा यानी लड़ाकू विमान JF-17 से भारत पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खुद भारत के हवाई हमले से खाक में मिल गए। अब हम आपको हिंदुस्तान के हमले के बारे में, मारे गए पाकिस्तानी सेना जवानों के बारे में भी बता देते हैं, जिनकी मौत पाकिस्तान ने खुद कबूल की है। उनमें नायक अब्दुल रहमान जो इस हमले में मारे गए हैं, इसके अलावा लांस नायक बिलावल खान, फिर लांस नायक इकरामुल्ला, उसके बाद चौथा जो नाम है वो है नायक वकार खालिद, फिर सिपाही आदिल अकबर और सिपाही निसार। खबर यह है कि ये सब LOC पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। LOC पर भारतीय सेना के जो बंकर ध्वस्त किए गए, जवाबी गोलाबारी की गई, उसमें पाकिस्तानी सेना के इन 6 जवानों की मौत हो गई है। अब देखिए पाकिस्तान ने किन हालातों में अपने मारे गए कुछ जवानों के नाम जारी किए हैं, ये तो वही जाने खैर, लेकिन हिंदुस्तान से मिली तबाही में उसे कितना नुकसान हुआ है उसके आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। पता चल रहा है कि हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की स्ट्राइक का ये वीडियो आप सब ने देखा होगा। इसमें सरहद पर डटे हमारे जाबाज जवान किस तरह से दुश्मन यानी पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर रहे थे। ये वीडियो उसका जीता जागता प्रमाण है। निशाना साधा जा रहा है और दूसरी तरफ नापाक साजिशें रचने वाली चौकियां और टारगेट ध्वस्त किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने सरहद पर पाकिस्तान की हिम्मत पर इतना गोला बारूद मारा कि पाकिस्तानी सेना कराह उठी। भले ही उसने पाकिस्तानी आर्मी के सिर्फ 6 जवानों को मारे जाने की पुष्टि की हो, लेकिन उसने खुद बताया कि उसकी सेना के 78 जवान घायल हुए हैं। उन्हीं में से तमाम से मिलने के लिए खुद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पहुंची। इस अस्पताल को सेना का कमांड अस्पताल बताया जा रहा है। ये वहीं की तस्वीरें हैं। ऐसे में सोचिए, एक झूठा और दुष्ट देश खुद अपने सैनिकों के मारे जाने और घायल होने के नंबर दे रहा है, तो सोचिए कि मारे गए सैनिकों का असली नंबर क्या होगा, घायल सैनिकों की असली संख्या कितनी होगी। ये वही पाकिस्तान है जिसने करगिल की जंग में अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दिया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तान को इस बार ऐसी चोटें आई हैं जिनके जख्म भरने में लंबा वक्त लगेगा। ऊपर से जिस तरह भारत ने अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध मानने की चेतावनी दी है, उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान हद में रहेगा, कद में रहेगा, वरना हिंदुस्तान बेहद हुआ तो सारी जद भूल जाएगा और फिर पाकिस्तान अपनी गली मोहल्ले और शहर शहर इससे भी भयानक तबाही की तस्वीरें देखेगा। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। शोपिया के शुक्रू वन में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरकर मार डाला। पहलगाम हमले के बाद से ही घाटी में आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसी दौरान केरल के शुक्रू वन में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से आमना सामना हो गया। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को इसी जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जंगल घना था, इसीलिए सावधानी से उनकी तलाश की जा रही थी। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, लेकिन पलटवार में 3 आतंकी मार दिए गए। शोपियां के कलर इलाके में मौजूद हैं, जहां पे इस घने जंगल के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है।
सुरक्षा बलों को आशंका है कि अभी भी कुछ और आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं, इसीलिए पूरे जंगल को घेर रखा है। सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मिलिटेंट हाल फिलहाल में जब दोनों देशों के बीच गोलाबारी हो रही थी उसकी आड़ में घुसपैठ करके आए हैं या ये कोई मिलिटेंट्स का पुराना ग्रुप है जो इस एरिया में सक्रिय है। सुबह के वक्त जब आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली तो उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन केलर चलाया गया। मुठभेड़ के दौरान जब पता चला कि आतंकी ज्यादा हैं तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को वहां बुला लिया गया। इसलिए मौके पर बड़ी संख्या में जवानों को बुलाया गया और चप्पे चप्पे पर उन्हें तैनात कर दिया गया। शोपिया के शुक्रू जंगल से गुजरने वाले रास्ते को तार लगाकर घेर दिया गया और हर मोड़ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ जवानों को मुस्तैद कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए मौके पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में आतंकियों की घेराबंदी की गई वो सीमा से काफी दूर है। मैं इस एरिया के बारे में बता दूं कि भले ही ये शोपियां जिले का किलर इलाका हो, यहाँ पे जो है बीच में है, बॉर्डर नजदीक नहीं है, लेकिन किलर का ये इलाका जो है अगर पीछे के साइड से देखे तो ये बडगाम जिले के पखरपुरा इलाके से मिलता है और वो आगे जाके जो दुधपथरी इलाका है या फिर तोशमैदान का इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये घुसपैठ का एक एक्टिव रूट रहा है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों को जिन आतंकियों की तलाश थी उन्हीं में से 3 को एनकाउंटर में मारा गया है। तीनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। इन्हें ऑपरेशन केलर के तहत ढेर किया गया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुटे, लश्कर का ही सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार और तीसरा आतंकी जो अंडरग्राउंड रहकर काम करता था उसका नाम है आमिर बशीर। अब देखिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह इन दिनों अपने बयान की वजह से काफी सुर्खियों में है। हालांकि विवाद बढ़ता देख अब विजय शाह ने इस पर सफाई भी दी है। लोगों को हमने उन्हीं की करके उनकी ऐसी तैसी करवाई। मंत्री जी का इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ था। जी हां, वही सोफिया कुरैशी जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मीडिया को बार बार ब्रीफ कर रही थी। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री कुंवर विजय शाह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी जुबान ऐसी फिसली कि सियासी बवाल मच गया। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे लोगों को हमने उन्हीं की बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बीजेपी के मंत्री का बयान वायरल हुआ तो आलोचना होने लगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने न केवल माफी की मांग की बल्कि बीजेपी को महिला विरोधी भी बता दिया। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। एमपी कांग्रेस ने विजय शाह को उनके बयान पर चौतरफा घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त करने तक की मांग कर डाली। विजय शाह जी ने जो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है और बदतमीजी और सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी को आगे आके विजय शाह जी को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस और पार्टी के अंदरूनी दबाव के बीच मंत्री जी भी बैकफुट पर आ गए। मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदले। मंत्री जी की सफाई अपनी जगह है, लेकिन सवाल बीजेपी आलाकमान पर है कि आखिर वो ऐसे बड़बोले मंत्री पर क्या कार्रवाई करने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमा पर गोलाबारी में शहीद वीर जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात से ज्यादा चर्चा प्रशासन की उस तैयारी की हो रही है जो नीतीश कुमार के लिए वहां की गई। सुबह के 5 बजे रोड रोलर और सड़क पर गिट्टी बिछाने वाली मशीन सारण के नारायणपुर गांव पहुंच गई। रोड पर जमी धूल और मिट्टी को हटाने के लिए दर्जनों मजदूर लग गए और गांव को जोड़ने वाली करीब 500 मीटर लंबी सड़क को कुछ घंटों में तैयार कर दिया गया। सीएम साहब के लिए झक सफेद टेंट लगा दिया गया और टेंट के अंदर कुर्सियों का इंतजाम भी हो गया। गर्मी से बचाने के लिए पंखे, कूलर और लाइट का भी इंतजाम किया गया। और ये सब किस लिए? क्योंकि शहीद के परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नारायणपुर गांव पहुंचना था। प्रशासन के इस इंतजाम पर अब ग्रामीण पूछ रहे हैं कि क्या सारी व्यवस्था नेताओं और मंत्रियों के लिए है? लंबे समय से खराब सड़क पहले ठीक क्यों नहीं हुई? यही दिखाया जा रहा है नीतीश जी आ रहे, मुख्यमंत्री जी आ रहे, तो इनको रास्ता क्लियर चाहिए।
लेकिन जनता के लिए क्या कष्ट है उनको नहीं चाहिए। वहीं नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी यादव शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले, उनका दुख बांटा और सरकार से शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे को नौकरी देने की मांग की। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ये सीज फायर किस आधार पर हुआ, इसको लेकर तनातनी बढ़ गई है। आज विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रेड वाली बात से इनकार किया, लेकिन विपक्षी दल इस पर आक्रामक है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि भारत सरकार सामने आकर ट्रंप के दावों पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही। ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि जब भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी तो अचानक सीज फायर का फैसला क्यों लिया गया। ऐसे वक्त पर जब हम आक्रामक थे, हमारी सेना आक्रामक थी, हमने सीज फायर क्यों किया? इसका जवाब तो हर व्यक्ति चाहेगा। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इस बार सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहें। भारत पाक युद्ध विराम का खुद से ही क्रेडिट लेने और व्यापार चिल्लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 3400 करोड़ के गिफ्ट पर फंस गए हैं। अमेरिकी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों कतर सबसे महंगा गिफ्ट दे रहा है। सवालों के बीच ट्रंप खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। ट्रंप जब सऊदी के हवाई क्षेत्र में पहुंचे तो ट्रंप के विमान एयरफोर्स 1 को सऊदी अरब की एयरफोर्स के फाइटर जेट ने स्कॉट किया। ट्रंप के इस दौरे से खुश क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप का स्वागत करने एयरपोर्ट पर चले गए और गले लगाकर उनका अभिवादन किया। दरअसल इन दिनों ट्रंप भारत और पाकिस्तान से ही नहीं, खाड़ी देशों से भी और ज्यादा बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो सऊदी पहुंचे हैं। ट्रंप के पहुंचने से पहले ही सऊदी सरकार ने ऐलान किया था कि सऊदी अगले 4 सालों के भीतर अमेरिका में $600 अरब निवेश के लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वो इसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन होते देखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका के लिए सऊदी अरब जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि सऊदी अरब में दुनिया का 18% तेल भंडार है, हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, मुस्लिम देशों का घोषित लीडर, और सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको अमेरिका ने ही बनाई है, और सऊदी के आसपास अमेरिका के कई मिलिट्री बेस हैं। लेकिन सवाल सऊदी से व्यापारिक संबंधों का नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कतर किस बात के लिए उन्हें दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दे रहा है? कहीं ये रिश्वत तो नहीं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के बाद 14 मई को कतर पहुंचेंगे। कतर की सरकार ने ट्रंप को उनके जीवन का सबसे महंगा गिफ्ट देने का ऐलान किया है, और ये कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है। जानकारी के लिए आपको यहां पर बता दें कि कतर की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट में 3400 करोड़ रुपए कीमत का प्लेन गिफ्ट करेगी। ये बोइंग कंपनी का 7478 जंबो जेट प्लेन है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक प्लेन एयरफोर्स 1 की जगह लेगा। बोइंग 7478 दुनिया का सबसे लंबा यात्री विमान है, जिसकी लंबाई 76 मीटर से भी ज्यादा है। बोइंग का ये स्पेशल प्लेन 2 मंजिलों का है। ऊपरी मंजिल में मीटिंग रूम, प्राइवेट स्वीट और ऑफिस है, जबकि नीचे के फ्लोर की बात करें तो नीचे के हिस्से में बैठने की जगह और अन्य सुविधाएं दी गई हैं। बोइंग का ये जंबो जेट 1053 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी मौजूद है। इसके साथ ही इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, जो हमले की स्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप की रक्षा करने का काम करेगा। एक बार में यह प्लेन 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। जब ये प्लेन ट्रंप को मिल जाएगा तब अमेरिकी एयरफोर्स और एक्सपर्ट इसे अपनी जरूरत के मुताबिक अपग्रेड करेंगे। इस प्लेन में मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन सिस्टम, हाईटेक जैमर और रडार जैसी तकनीक से इसे लैस किया जाएगा। साथ ही इसमें न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवल सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु बम के हमलों से बचाने का काम भी करेगा। और इसीलिए इस महंगे गिफ्ट पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, कल विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने फैंस को चौंका दिया था, और आज वो मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इससे पहले भी कई बार विराट कोहली मुश्किल समय में प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंच चुके हैं। विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराट और अनुष्का जैसे ही प्रेमानंद महाराज के सामने पहुंचे, दोनों ने शीश नवाकर प्रणाम किया। महाराज ने पूछा, प्रसन्न हो?
और इसके बाद विराट और अनुष्का दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। प्रसन्न हो? हाँ, ठीक ही रहना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं रहता और कठिन समय में भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद अनुष्का ने कुछ सवाल किए। बाबा, क्या नाम जब से हो जाएगा? तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा और ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा काफी देर तक प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में रुके। यहाँ दोनों को माता की चुनरी भी पहनाई गई। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं या फिर इसके लिए आपको ऐसा अगर कुछ आप करने जा रहे हैं तो ये खबर आपको देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि कानपुर में महिला ने एक डॉक्टर पर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट की वजह से अपने पति की मौत हो जाने का आरोप लगाया है। कुछ इसी तरह से कानपुर में पनकी के रहने वाले एक इंजीनियर एक ट्रांसप्लांट क्लिनिक में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लगाए गए इंजेक्शन के बाद उनके चेहरे पर सूजन आ गई और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच की गई थी जिसमें कैसे तथ्य मिले जिसपे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में जब सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद 54 दिन बाद रावतपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। ऐसे में ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो जांच परख कर ही जाएं। इधर अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। पुलिस ने जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया तो बड़े खेल का खुलासा हुआ। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साहिब सिंह नाम का आरोपी जहरीली शराब कांड का सरगना बताया जा रहा है। इसने शराब सप्लाई करने के लिए बकायदा गिरोह बना रखा था। 10 अक्यूज्ड लोग हैं, वो सारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हमारी टीम अभी एक बाहर भी गई है, आउट ऑफ स्टेट। तो हमें उम्मीद है कि जो हमने टीम भेजी है और भी हमें रिकवरी हो जाएगी। साहिब सिंह मेथनॉल का सप्लायर था। वो शराब में मिलावट करके उसे बाजार में सप्लाई करता था। इसके पास 50 लीटर जो मेथनॉल आया और उसने इसको डाइल्यूट करके 120 लीटर में कन्वर्ट किया पहले, और फिर उनको 60 पैकेट्स में इसने डिस्ट्रीब्यूट करके आगे बेच दिया। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक मतलब कतल ही ने असल च मौता नहीं कि असी हुण तक 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। जहरीली शराब की घटना से 5 गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।